देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग इंडेक्स नंबर कर रहे हैं जिसमें मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दिया था। देखो ये देखो मैंने यहाँ पर बोला था कि इलास्ट्रेशन 14 ये वाला हम लोग कर सकते हैं। तो देखो पहले इलास्ट्रेशन 14 जो मैंने होमवर्क दिया था वो करवा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बोला है द रेशियो बिटवीन लेस्पियर्स इंडेक्स एंड पैसेज। लेस्पियर्स और पैसेज का इंडेक्स बोल रहे, सॉरी, लेस्पियर्स और पैसेज इंडेक्स का रेशियो। ठीक है, यानी कि लेस्पियर्स बाय पैसेज ये है 28/27, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देन द मिसिंग फिगर, तो मिसिंग फिगर जो है इस टेबल में पी, उसे हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, पी को फाइंड आउट करके देना है। और यहाँ पर प्राइस को कैसे बोला है, एल। और यहाँ पर एक्स कॉमोडिटी का प्राइस भी एल है, बेस ईयर में क्वांटिटी 10 है। अच्छा, और वाई कॉमोडिटी का प्राइस भी एल है, क्वांटिटी 5 है। और यहाँ पर करेंट ईयर में 2p और 5 और 2 ऐसे दिया है क्वांटिटी एक्स और वाई कॉमोडिटी का। हम लोग को पी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, पी यानी ये वाला पी, ठीक है, ये पैसेज का पी नहीं, ये जो पी है। देन द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल पी इज, क्या होगा। अच्छा देखो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एमसीक्यू के हिसाब से अगर देखो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क के लिए, लेकिन आ सकता है। लेस्पियर्स बाय पैसेज बोला है हम लोग को 28/27। ठीक है, अच्छा, तो लेस्पियर्स का क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग पहले इस टेबल को देखो एक बार, यहाँ पर लिख लेते हैं। टेबल में हमें बोला है बेस ईयर करंट ईयर दे दिया है, तो इसको हम लोग पहले लेस्पियर्स में ट्रांसफर करके देखते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये अभी लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग पहले टेबल बनाएंगे। कॉमोडिटी प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर यानी कि P0 और क्वांटिटी Q0 हो जाएगा, ये हम लोग को पता है। कॉमोडिटी दो दिया है, एक्स और वाई। प्राइस है LL, क्वांटिटी है 10 और 5। अच्छा, फिर करेंट ईयर का, करेंट ईयर का प्राइस, इसको हम लोग बोलेंगे PN या P1। और यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी को बोलेंगे QN। अच्छा, क्वांटिटी हो जाएगा 2p और 5 2। अच्छा, 5 2 क्वांटिटी है, प्राइस है 2 और 3। अच्छा, जब लेस्पियर्स और पैसेज हमें रेडी करना है, तो लेस्पियर्स बाय पैसेज हम लोग को बोला है 28/27। ठीक है, तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेस्पियर्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, PN/P0 प्राइस रिलेटिव। ये तो सभी ने सोचा था, क्योंकि ये वेटेड एवरेज था, तो लेस्पियर्स ने बोला कि हम लास्ट ईयर यानी क्वांटिटी Q0 लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ समेशन लग जाएगा, इन 200 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय पैसेज का भी होगा समेशन PN/समेशन P0। और यहाँ पर क्वांटिटी में n लगेगा, इनका ऑपोजिट था। ठीक है, जैसे लेस्पियर्स का था बेस ईयर का, इनका था हम लोग का करेंट ईयर का, बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। इनटू 100 इक्वल है 28/27, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब 100 देखो दोनों साइड से हट जाएगा। अब अगर हम लोग इसको जो है अरेंज करते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, PN/Q0 डिवाइडेड बाई P0/Q0 इनटू, ये ऊपर मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, P0/QN डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ PN/QN इक्वल टू 28/27। अब हम लोग लेस्पियर्स पैसेज के लिए जैसे टेबल बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। तो टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, PN/Q0 P0/Q0, तो यहाँ पर बनाते हैं, ये देखो PN/Q0 P0/Q0। और पैसेज के लिए क्या चाहिए होगा, PN/QN। ये देखो एक PN/QN होगा, ये देखो PN/QN P0/QN P0/QN। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं। तो यहाँ पर PN/Q0 पहला वाला मेरा ये लिखा हुआ है, तो PN मतलब ये, Q0 मतलब ये, तो 10 × 2 20 हो गया, और ये दोनों का 5p हो जाएगा। अच्छा, P0/Q0। अब नेक्स्ट हमें देखना है P0 और
Q0 यानी 10 इंटू एल 10L, L इंटू 5L। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देखो PN Q0, PN मतलब ये है और Q0 का मतलब हम लोग का ये हो रहा है। ठीक है, तुम लोग भी देखते जाओ सही हो रहा है कि नहीं। तो 10 इंटू 2 20, नहीं ये गलत हो जा रहा है ना, एक सेकेंड, क्या लिखा है मैंने, PN QN लिखा है। अच्छा, तो PN मतलब ये वाला, QN मतलब ये वाला। अच्छा हाँ, तो 10 होगा, गलत हो रहा था। ठीक है, तो 2P, फिर P0 है और QN है, लास्ट वाला है P0QN। तो P0 और QN, P0 मतलब ये वाला और QN मतलब ये वाला। L इंटू 5L, 2 इंटू L 2L। अब ऐड कर लेंगे। अच्छा, 20 और 5P तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, 20 प्लस 5P। अच्छा, ये दोनों ऐड कर सकते हैं, L L है तो ये हम लोग का 15L हो जाएगा, 10 प्लस 2P हो जाएगा, 7L हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो 20 प्लस 5P पहला वाला वैल्यू, मतलब इधर कर लेते हैं, ये है 20 प्लस 5P। अच्छा, उसके नीचे है P0Q0, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया है तो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। P0Q0 का मतलब ये वाला, नीचे आ जाएगा 15L। अच्छा, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये देखो क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लीकेशन P0QN, मल्टीप्लीकेशन ऊपर P0QN, P0QN मतलब 7L और नीचे 15L आ जाएगा। फिर 7L नहीं, 15 नहीं, इसके नीचे आएगा ये वाला बचा हुआ है 10 प्लस 2P, ये वाला आएगा PNQ, ये वाला PNQN। ठीक है, देखते हैं PNQN कितना है, ये वाला 10 प्लस 2P, ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 2P इक्वल टू 28/27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो L L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कितना ले सकते हैं, 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस P। अच्छा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 15 और यहाँ 7 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 5 प्लस P इक्वल टू 28/27। अच्छा, अब ये 5 और ये कैंसिल होके 3 हो गया, 7 बाई यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, तो 7 बाई हो गया 6। ठीक है, अब ये इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा, 4 प्लस P डिवाइडेड बाई 5 प्लस P इक्वल टू 28/27 इंटू ये 7 नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो इसको और एक स्टेप पे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये 7/6 हो गया और ये इसको इधर रखती है और 7/6 को इधर ट्रांसफर करती है तो 6/7 हो गया। अब ये भी देखो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो ये 4 प्लस P डिवाइडेड बाई 5 प्लस P इक्वल टू 24/27। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, 27 से 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 27 इंटू 4, ये हम लोग का हो गया 108। 108 प्लस 27P इक्वल टू 5, ये 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, ये हम लोग का हो रहा है 120 और 24P, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 120 माइनस 108। अच्छा, 27 माइनस 24, ये हो जाता है 3P इक्वल टू, ये माइनस करने से कितना होगा, 120 माइनस 108, तो ये हो गया 12, तो P इक्वल टू हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। ठीक है, तो हम लोग का आंसर 4 आ रहा है P का। देखते हैं P का 4 ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन बी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा 1 मार्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना कोई दूसरा प्रोसेस भी नहीं है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग आंसर देख के मैच कर ले, अब आंसर देख के भी अगर करना चाहो तो देखो, मान लो कि P का वैल्यू मान रहे हो 7 है, अब 7 लिखोगे भी तो भी कैसे पता चलेगा कि सही हो रहा है कि गलत, पहले तो लास्ट ईयर पैसेज निकालना ही पड़ेगा, फिर इस पे चेक करना पड़ेगा 28:27 हो भी रहा है कि नहीं, तो इसका सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
तो वैसे सिंपल है, जैसे करते हैं क्वेश्चन वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखो हम एक बार बता देते हैं। सिंपल हम लोगों ने जो हमें डेटा दिया हुआ था वो टेबल लिख लिया। अब लेस्पियर्स का फॉर्मूला से लेस्पियर्स का दो जो है जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिक्वायरमेंट होता है वो लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पैसेज का लिख लिया, ये दो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लेस्पियर्स बाय पैसेज का जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पर देख के पुट कर दिया। अब तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं, मैंने क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया था तो इसमें पुट कर दिया। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वैसे। अब इसको तुम लोग जितने शॉर्टकट वे में कर पाओगे, मतलब अगर स्टेप जाम करके कर पाते हो तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और अगर एकदम लाइन बाय लाइन करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 14th नंबर का जो होमवर्क था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, ये वाला देखो। यहां पर बोला है कि इफ पी एन क्यू एन दे दिया है, P0 Q0 दे दिया है, पैसेज इंडेक्स नंबर दे दिया है, ड्रॉबिसेस एंड बाउलिस इंडेक्स नंबर दे दिया है, मतलब ये बाउलिस और उनका दोनों का है। देन द फिशर्स, ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये जो है हमें जो भी हो, अगर हमें ये बाउलिस भी बोला है ना, मतलब बाउलिस की तरह ही ट्रीट करो। देखो हम बताते हैं कैसे हो जाएगा। देन फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो देखो फिशर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, फिशर्स का क्या होगा, फिशर्स का होता है हम लोग का लेस्पियर्स इनटू पैसेज का रूट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लेस्पियर्स और पैसेज का वैल्यू हमें दिया हुआ है। देखो कैसे पता चलेगा, पैसेज इंडेक्स नंबर 150 दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज का दिया हुआ है 150, लेस्पियर्स नहीं दिया हुआ है। लेस्पियर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेस्पियर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर बाउलिस जो बोला है, मतलब एक्चुअली ये पूरा नाम ही बाउलिस का ही है, ठीक है, मतलब बाउलिस का फॉर्मूला ये दोनों मिला के ही है। तो ये नाम जो है वो बाउलिस के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, ये अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं है। ये बाउलिस लिखा हुआ था, मैंने भी मैथ में बाउलिस ही लिखवाया तुम लोगों को, लेकिन ये पूरा नाम ये है, मतलब बेसिकली ये बाउलिस के लिए ही बोल रहा है। तो बाउलिस इंडेक्स नंबर में कैसे होता है ये देखो, बाउलिस इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है लेस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाय 2 होता है। हमें बाउलिस वाला वैल्यू दे दिया है 145, ठीक है। अच्छा अब लेस्पियर्स कितना है वो नहीं पता, बट पैसेज तो पता है 150। इसको सॉल्व करोगे तो लेस्पियर्स मिल जाएगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 145 इंटू 2 इक्वल टू लेस्पियर्स प्लस 150। अच्छा 145 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 145 इंटू 2 हो गया 290 माइनस 150 इक्वल टू एल। तो 140 इक्वल टू एल हो गया, ठीक है। तो लेस्पियर्स का वैल्यू हम लोग का 140 आ गया। जैसे ही लेस्पियर्स मिल गया उसको यहाँ पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, फिशर्स मिल जाएगा। पूछा तो वही है, फिशर्स बता दो। तो 140 इंटू 150 जितना भी आया इसका हमें करना है रूट। तो इसको देखो कैलकुलेटर में रूट का ऑप्शन तुम लोग का भी होगा, ये देखो 144.913 ऐसे दिया है, 144.91 अप्रोक्स। देखते हैं इसका आंसर मैच होता है कि नहीं। 144.9 बोला है। अच्छा तो देखो ये 75 तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, 145.97 बोला है, बट हम लोग का ऐसा भी नहीं आया, यानी आंसर क्या होना चाहिए, डी नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग का आ रहा है 144। देखो अगर हम लोग 144 को 145 लिखना चाहे तो लिख सकते, क्योंकि 0.9 है, लेकिन इसके बाद 0.97 तो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन फिर क्या होगा, सही ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतना नियर अबाउट आंसर दे रखा है और गलती तो कुछ हुआ नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि कुछ तो टफ कैलकुलेशन था ही नहीं। फिर भी एक बार हम चेक करते हैं, मेरे हिसाब से ये डी ही जाना चाहिए। तो
ये देखो डी, हाँ डी करके रखा है, सही है, डी ही होगा। क्योंकि देखो 145 देख के अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का आंसर 145 होना चाहिए, क्यों नहीं बोल सकते हो कि 145 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 145 अगर सिर्फ देता तो हम लोग बोल सकते थे। देखो अगर सिर्फ 145 देता तो हम लोग बोल सकते हैं 144.9 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 145, ठीक है। लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद फिर से एक 97 दे दिया है, बट हम लोग अगर ये 9 का यूज करके इसे 145 करते हैं तो फिर 0.97 तो होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन डी होगा। तो कभी कभी ना ऐसा हमें दे देता है, हमें लगेगा कि 145 होगा, 145 हो सकता है बट 145.97 ये सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन हम लोग का डी होगा। अच्छा, अब देखो 24 नंबर करते हैं, देखो 24 ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, इफ समेशन P0 Q0 3500 समेशन PN Q0 3850 देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1950 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960 इज। अच्छा, तो देखो हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। बोल रहा है कि 1950 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर बेस 1960 है, मतलब 19 यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1960, क्योंकि बेस ईयर को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। हमें कैसे लिखना पड़ता है, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ये फॉर्मेट होता है। और नॉर्मली करेंट ईयर जो है वो हम लोग का एकदम करंट टाइम होगा, बेस ईयर उससे पुराना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि क्या करना है, 1950 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960, मतलब करंट ईयर को बेस मानने बोला है। अगर बोलेगा तो हमें मानना पड़ेगा। देखो एकदम फर्स्ट जो हम लोगों ने ये जो इंडेक्स नंबर हम लोग कर रहे हैं, इसमें इसका जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था, देखो ये वाले पीडीएफ में हमें मिल जाएगा। वहां पर एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन लिख के करवाया था जो कि कभी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो यहाँ पर हमें नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, 2 ईयर दिया था, एक 1975 1980। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें लगेगा 1975 हम लोग का बेस होगा और 1980 करंट होगा, जो मैंने लिख के काट भी दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल दिया है किसको बेस मानना है किसको करंट, तो हम लोग वैसे ही मानेंगे। बाकी फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई होगा जैसे होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1950 विद रेस्पेक्ट टू बेस, बेस यानी नीचे ये 1960 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो पीएन बाई P0 होता है, ठीक है। तो पीएन रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, देखो पीएन ये वाला है, ठीक है। अब ये वेटेड बोल रहा होगा तभी इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यूज अगर देखोगे तो नॉर्मली लेस्पियर्स ले लो, पैसेज ले लो, ठीक है, दोनों का ही क्या होता है, पीएन बाई P0 होता है। मार्शल एयरजोर्थ का भी वही होता है। बस बाउलिस जो है लेस्पियर्स पैसेज वाला ही यूज किए हैं, तो लेस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाई 2 है। और फिशर्स में भी लेस्पियर्स इनटू पैसेज का जो है रूट है, ठीक है। तो हमें पीएन बाई P0 करना पड़ेगा, तो पीएन करेंगे तो उसके साथ हमें Q0 लेना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे P0 लेंगे तो उसमें हमें क्वांटिटी के तौर पे Q0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा डेटा गिवन है तो इसी को यूज करेंगे। तो ये एक्चुअली हम लोग का क्वांटिटी इंडेक्स के तरह हो गया, मतलब प्राइस के साथ क्वांटिटी, मतलब वैल्यू इंडेक्स है बोल सकते हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी है। अब वैल्यू लिख लेते हैं, 3850 डिवाइडेड बाई 3500, जो डेटा गिवन था वो मैंने लिख लिया। अब अगर हम लोग देख लेते हैं आंसर, अगर इंटू 100 करके दिया हुआ है तो इंटू 100 करके चेक कर लेंगे। तो ये हम लोग का आ रहा है 1.28। तो आंसर देखो सब ज्यादा वैल्यूज में दिख रहा है, तो हम लोग इसको इंटू 100 कर लेते हैं। तो आंसर आ गया 128। 128, ये गलत आया क्या, 3850 डिवाइडेड बाई 3500। अच्छा, 1.1 आ रहा है, यानी 110। अच्छा, मैंने यहाँ शायद, हाँ मैंने गलत लिख दिया था शायद, ठीक है। मतलब यहाँ पर कैलकुलेटर में ये 3500 की जगह मुझे लगता है मैंने 3000 लिख दिया था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया 110, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए से मैच होता है, ठीक है, ऑप्शन ए से मैच होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम लोग का जो बेस ईयर है वो करेंट ईयर हो गया। ये हम लोग का क्या है, ये दोनों में अगर ध्यान से देखें तो यही हमें देखने पे करेंट ईयर लगता है, बट ये बेस ईयर लगता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये
ये हम लोग का करेंट ईयर है, ये हम लोग का बेस ईयर है, इसी बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। नॉर्मली प्राइस रिलेटिव हमें कैसे निकालना चाहिए, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि 1950 को मानना है हमें करेंट ईयर और 1960 को हमें मानना है बेस ईयर, जबकि ये बेस ईयर है, ये करेंट ईयर है, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। फिर हमें क्या बोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, यानी चेंजेस बताओ कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है ये दोनों ईयर के बेसिस पे। तो हम लोग को यहाँ पर एक डेटा गिवन था, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस चेंजेस बताने के लिए पीएन बाई पी0 करना पड़ता है। तो पीएन रिलेटेड डेटा ये वाला है, पी0 रिलेटेड डेटा ये वाला है, तो दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन होना चाहिए। अब क्योंकि ये वेटेड है इसीलिए इसमें क्वांटिटी भी दे दिया, वेटेड है तो है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग पीएन बाई पी0 के अकॉर्डिंग लिख के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 23rd नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 इज was 313 with 1940 एज द बेस ईयर। ठीक है, तो हमें 1957 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा है, 1957 का हमें दे रखा है प्राइस इंडेक्स जो कि है 313। अब ये इंडेक्स कैसे निकाला गया था, बोल रहा है कि 1940 को बेस मान के। ठीक है, 1940 जिसका है बेस ईयर, ठीक है, मतलब 1940 को बेस ईयर मान के 1957 का प्राइस इंडेक्स निकाला गया था 313। मतलब ये कैलकुलेशन हुआ होगा 1957 का प्राइस, ठीक है, यानी कि पीएन और 1940 का प्राइस यानी कि पी0, जो कि कैलकुलेट करके 313 आया होगा। अब हमें बोल रहा है मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू फैक्ट्री भी 160। बोल रहा है कि 1957 में जबकि प्राइस इंडेक्स इतना था, वर्कर का फैक्ट्री में वेजेस जो है वो है 160 हुआ करता था। ठीक है, देयर रियल वेजेस इज, ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनका रियल वेजेस कितना था। रियल वेजेस का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 1940 के हिसाब से तो 1957 का जो है प्राइस इंडेक्स निकाला गया है और उसके हिसाब से वेजेस बताया गया है। मतलब रियल मतलब जब ये काम पे लगे थे तब इनका वेजेस कितना था, मतलब बेस ईयर का पूछ रहा है। देखो फिर से देखो क्या बोल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला है 1957 का 313, 1940 को बेस मान के। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, गुड आफ्टरनून सुन, गुड आफ्टरनून मैम। बोल रहा है कि एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू फैक्ट्री बी। बोल रहा है कि एवरेज मंथली वेजेस फैक्ट्री में 1957 में वर्कर का है 160। रियल मतलब एक्चुअली जितने वेजेस पे वो काम पे लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ा वैसे वैसे उनका वेजेस भी बढ़ता गया होगा। ठीक है, रियल मतलब जब वो काम पे लगे थे तब उनका वेजेस कितना था, उसके बाद टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुआ वैसे वैसे इनका वेजेस को जो है बढ़ाया गया। ठीक है, सैलरी सबका ही बढ़ता है ना, वैसे वेजेस भी बढ़ाए। इनका रियल वेजेस क्या था, मतलब एक्चुअली हमें वेजेस पूछा जा रहा है कि 19, ये देखो कौन सा वेजेस पूछा जा रहा है, 1940 का बेसिकली पूछ रहा है कि वेजेस कितना था। ठीक है, और ये क्या है, इंडेक्स नंबर कब का, 1957 का। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 1940 हम लोग का बेस है तो 1940 का इंडेक्स नंबर कितना रहा होगा, क्योंकि बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को कितना मानना चाहिए वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। बोलो बेस ईयर के इंडेक्स को कितना मानना चाहिए। हम यहाँ पर एक बार पेज भी ओपन किए ताकि तुम लोग बता सको कि बेस ईयर के इंडेक्स को कितना मानना चाहिए। अपने कॉपी में देख के भी बता सकते हो, नोट डाउन की हो तो देखो, नोट डाउन तो करनी बोलती है। हाँ बोलो। 100। 100 सही है, 100। ठीक है, तो इसका मतलब जब 1940 था तब इंडेक्स 100 था। अब इसके बाद 1957 में कितना हुआ, 313, जो कि हमें क्वेश्चन बोल रहा है। और बोल रहा है 313 अगर इंडेक्स चलता है तो लेबर को वेजेस मिल जाता है 160 मंथली।
तो फिर 1940 में कितना रहा होगा। अब 1940 का ही क्यों निकाल रहे, वो मैंने अभी अभी समझाया। रियल वेजेस मतलब जिस वेजेस पे कोई काम पे लगा था, उसके बाद धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ चेंज होता गया। तो यूनिटरी मेथड करके निकालो। 313 अगर इंडेक्स है तो वेजेस 161 है, तो कितना होगा, 100 है तो कितना होगा, करके देखो और बोलो कितना हो रहा है। यूनिटरी मेथड से करो ऐसे। 313 अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो वेजेस कितना है, 160। अगर 1 होगा, अगर लिविंग इंडेक्स 1 होगा तो वेजेस भी कम होगा। लिविंग इंडेक्स अगर कम हो जाएगा तो वेजेस भी कम हो जाएगा। कम यानी डिवाइड होता है, ज्यादा यानी मल्टीप्लीकेशन। और अगर 100 1 से 100 में आए, ज्यादा में आ गए, अगर 100 हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो वेजेस कितना होगा, इंटू 100। चेक करो कितना होता है, 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 330, 51.11 अप्रोक्स। 11 या फिर 12 बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 8 है। देखते हैं आंसर हम लोग का कौन सा होगा। 51 पॉइंट कौन सा होना चाहिए, देखो एग्जैक्ट आंसर तो यही वाला मैच हो रहा है, 12 एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके का भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, एकदम एग्जैक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड ही देगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ कुछ हमें अपने बेसिक नॉलेज, मतलब ये देखो ये क्वेश्चन तो पूरा कंसेप्चुअल हो गया ना, कि इंडेक्स नंबर में अगर इस तरीके का मतलब कंसेप्ट रहता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ साथ वेजेस वगैरह बढ़ जाता है, तो उस वही वाला कैलकुलेशन हो गया है ना। तो ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। चाहे ये वाला देख लो तुम लोग, ये भी हमें समझ के करना था, ये फिर भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये देख लो या फिर ये देख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर सकते हैं। इसमें बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग एरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। मैंने बोला था ना, एवरेज का हम लोग का एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इस तरीके का होता है। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज करने बोल रहा है एडिशन करके। अब किसका एरिथमेटिक मीन करने बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर का, ठीक है। और मेथड क्या लेने बोला है, रिलेटिव, ठीक है। मेथड क्या लेने बोला है, रिलेटिव मेथड, क्योंकि हम लोग का क्या मेथड होता है, एक होता है हम लोग का एग्रीगेटिव और एक होता है हम लोग का प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखो कॉमोडिटी में हमें क्या क्या दिया है, व्हीट, मिल्क, फिश, शुगर। करेंट प्राइस दिया है 7, 10, 32 और 12, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं दिया है, यानी मेथड हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्लियरली यहाँ पढ़ के वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। जैसे देखो हम तुम लोग को ये पेज ओपन करके दिखाते हैं जहां पर हम लोगों ने मेथड्स को डिस्क्राइब किया था। सिंपल और वेटेड, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वांटिटी का कॉलम है नहीं, सिर्फ प्राइस और प्राइस दिया हुआ है, तो वेटेड का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल का होगा। अब सिंपल में एग्रीगेटिव होगा कि रिलेटिव, वो तो क्वेश्चन बोल ही दिया है रिलेटिव, तो रिलेटिव करना पड़ेगा। मतलब हमें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा मेथड बोला है, अगर डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। वैसे यहाँ पर डायरेक्टली बोला है, लेकिन लैंग्वेज को एक साथ यूज नहीं करके आधा अधूरा करके यूज किया गया है। पहले बोला रिलेटिव मेथड, फिर बोला एरिथमेटिक मीन निकालो। मतलब हो तो गया ना एक ही बात, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव निकालना है, प्राइस रिलेटिव यानी प्राइस चेंजेस निकालना है, सिंपल एवरेज मेथड का यूज करके। उसी लैंग्वेज को पूरा डायरेक्टली लाइन बाय लाइन नहीं बोल के थोड़ा सा इधर उधर घुमा के बोला गया है, ठीक है। तो पढ़ के समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉलम बना लेंगे कॉमोडिटी का। अच्छा, कॉमोडिटी में क्या है, देखो व्हीट है, मिल्क था, फिश और शुगर। अच्छा, यहाँ पर बेस प्राइस, करेंट प्राइस, मतलब P0 लिखेंगे बेस प्राइस को, करेंट प्राइस को लिखेंगे PN। अच्छा, प्राइस को भी हम लोग पुट कर लेते हैं, 5, 8, 25 और 6, 5, 8, 25 और 6। और यहाँ पर है 7, 10, 32, 12, 7, 10,
32 और 12 हो गया। अच्छा, अब जब हमें निकालना है प्राइस रिलेटिव, एग्रीगेट में नहीं निकालना है, मतलब PN बाई P0 इंडिविजुअली हर एक कॉमोडिटी का करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो PN बाई P0 इंटू 100, PN कौन सा है, 7 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 5। तुम लोग अगर चाहो तो लिख लो, ठीक है। एग्जाम में अवॉइड करो लिखना, क्योंकि लिखना नेसेसरी है नहीं और इससे टाइम भी बचेगा तुम लोग को। अगर लिखोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। 140, फिर 10 बाई 8 इंटू 100, अभी लिख लो, नहीं तो बाद में कभी चैप्टर रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम ना, हम लिखवा ही देते हैं। 12 बाई 6 इंटू 100, ये तो 200 हो जाएगा। ये तो ओरली कैलकुलेट कर लिया मैंने। 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 125। अच्छा, 32 डिवाइडेड बाई 25, ये 4 इंटू 32, तो देखो कितना होता है, 128। अब क्या करना है, ये सबका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ PN बाई P0 इंटू 100, इंडिविजुअली सारे प्राइस रिलेटिव का हमें टोटल करना है। क्यों? क्योंकि हमें उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हो जाएगा ना, PN बाई P0 इंटू 100, इसका पूरा टोटल, यानी इसमें समेशन लग जाएगा, डिवाइडेड बाई N, N मतलब जितने सारे कॉमोडिटी है उतने से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है। तो कितना हो रहा है, 200, और ये हो गया 328 प्लस 125 प्लस 140, तो ये हो रहा है हम लोग का 593। तो 593 डिवाइडेड बाय कॉमोडिटी 5 या 4 है, 4 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4, देखो यही फॉर्मूला था ना, देखो यही वाला फॉर्मूला था। तो एन मैंने कैपिटल में लिखा है, तुम लोग चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4, 148.25। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, 148, हाँ ये देखो बी, आंसर पूरा पूरी मैच हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है भी नहीं। 148.25, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हम लोग का। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ये वाला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला है बाउलीज इंडेक्स नंबर इज 150, फिशर्स इंडेक्स नंबर 149.95, पैसेज इंडेक्स नंबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो बाउली भी रिलेटेड विद पैसेज है, फिशर्स भी रिलेटेड विद पैसेज है, दोनों में ही एवरेज किया है, एक ने जियोमेट्रिक मीन किया है, एक ने एरिथमेटिक मीन किया है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे होगा, बाउलीज में क्या होता है, लेस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाय 2, और फिशर्स में होता है रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज। अब क्वेश्चन में हमें दिया है बाउलीज का इंडेक्स नंबर है 150, अच्छा, और बोला है फिशर्स का है 149.5, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लेस्पियर्स सॉरी पैसेज का क्या होगा वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अच्छा, तो पैसेज का क्या होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बाकी और कुछ भी वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, देखो कि हम लोग ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। लेस्पियर्स प्लस पैसेज इक्वल टू 150 इंटू 2, यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग एक इक्वेशन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि पैसेज इक्वल टू 300 माइनस एल हो गया, पैसेज इक्वल टू 300 माइनस एल हो गया। अच्छा, अब ये वाला एक इक्वेशन बना लिया। अब इससे एक इक्वेशन बनाते हैं, कैसे, हम लोग ये दोनों साइड को कर लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि ये रूट हट जाए, जैसे मैथ्स का नॉर्मल रूल होता है। अच्छा, अब ये 149.5 इसका स्क्वायर करते हैं, 149.95 है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा गलत लिखा है, 22,485.0025 है। हम उसको इग्नोर करते हैं, चाहो तो ले भी सकते हो। अब 0.0025 नहीं लेके हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट ही ले लिए हैं,
L इंटू पी, ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बाकी चाहो तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको इसमें पुट करेंगे, इसीलिए मैंने 0.00225 को हटा ही दिया है। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो L इंटू पी ये वैल्यू आ गया। अब यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं L इक्वल टू 22,485 बाई पी, ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब एल का वैल्यू ये हो जाएगा हम लोग का 22,485 डिवाइडेड बाई पी। अच्छा, अब यहां से भी अगर हम लोग एल निकाल लेते तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। यहां से भी अगर हम लोग एल निकाल लेते तो ये आ जाता 300 माइनस पी। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आराम से कि एल का वैल्यू है 300 माइनस पी और एक जगह पे आया है 22,485 डिवाइडेड बाई पी। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्योंकि एल इक्वल टू एल होगा। एल का वैल्यू एक जगह पे ये पुट कर दिया, एल का वैल्यू एक जगह पे ये पुट कर दिया। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 300 पी माइनस पी स्क्वायर, पी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 पी माइनस पी स्क्वायर, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इधर आ रहा है हम लोग का 22,485। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर प्लस 300 पी माइनस 22,485 मैंने कर लिया। अब माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, ताकि माइनस हट जाए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखो ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं करके। अगर हम लोग इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन को अगर ऑपोजिटली लिखते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको अगर हम इधर लिखते हैं 22,485 और इसको अगर हम लिखते हैं 300 पी माइनस पी स्क्वायर। अब हम ये सारे डेटा को इधर लेके आते हैं तो ये पी स्क्वायर माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस 300 पी हो जाएगा, और ये जैसे प्लस इधर था और ये हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, बोला है कि पैसेज का आंसर बताओ। अब पैसेज यानी पी, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसको पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे पहले है ऑप्शन ए जो है 146.13, इसको पुट करके देखते हैं क्या ये 0 आ जाता है पूरा कैलकुलेट करके। अगर आ जाए तो फिर हम लोग का ऑप्शन ए ही आंसर होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरे वाले पे चेक करके देखेंगे। इसको पूरा सॉल्व, मतलब पूरा मिडिल टर्म फैक्टर ये सब करना जरूरी नहीं है। 146.13 इंटू इक्वल कर लेते हैं तो ये हमें मिल गया स्क्वायर का वैल्यू। एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो इतना बड़ा डेटा याद तो नहीं रहेगा। 0.976 है, तो क्यों ना हम इसे 98 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 300 इंटू 146.13, 43839 प्लस 22,485। अच्छा, 22,485 चेक करते हैं, ये माइनस है प्लस 21,353.98, 22,485.02 आया। ठीक है, तो ये 485, ये देखो 22,485.02 आया, मतलब ये हम लोग का आंसर सही है। अब 0.02 जो आ रहा है उसको हम इसीलिए इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर भी तो इग्नोर किया था ना, यहाँ पर 0.00 नहीं लिया था। अगर हम पूरा डेटा ले लेते तो शायद हो सकता है कि मेरा आंसर एज इट इज हो जाता। तो एक बार देख लो, एकदम एज इट इज भी आ जाएगा। 149.95 का जब मैंने स्क्वायर किया था तो आया था 2248। अगर हम ले लेते 0.0025, देखते क्या फर्क पड़ता है। 0.0025 एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है कि नहीं, आ जाएगा मुझे जितना लगता है। 0025 लिख लेते हैं तसल्ली के लिए, वैसे आंसर आ गया है ना हम लोग का यहाँ पर 0.0025। ठीक है, अच्छा, इसमें भी 0.0025, 0.0025। अच्छा, यहां पर भी कर लेते हैं 0.0025। अब चेक करो, अब चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का है 146.13 का होल स्क्वायर, ए का ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी 9769 पूरा ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये भी अगर हम पूरा लिख लेते हैं 9769। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा 300 इंटू 146.13, तो ये आ गया 43839। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला वैल्यू है। अब ये 0 अगर आ जाता है तो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें माइनस लगा लिया, तुम लोग भी ये प्लस माइनस साइन यूज करके कैलकुलेटर पे माइनस लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर
प्लस 22,4,885.0025 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस नहीं 21,353.9769 माइनस 4,3,839 प्लस मैम उसमें एक 8 ज्यादा है मैम। इसमें ज्यादा है ना, ये वाला ना। मैम वो लास्ट, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी तो क्या हो गया, गलत मैच क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो ठीक है, 146.13 का स्क्वायर, टू 1,353.9 21,353 सही तो है टू। अच्छा, इसके बाद -4,3,839 प्लस हाँ 22,485.0025। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये हम लोग का आ तो जा ही रहा है, ये देखो अब इसमें ये लगा लेते 22,485.0025। तो इतना एक्स्ट्रा बच रहा है 0.00206। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि देखो अगर 146 से हो रहा है तो 154 से तो नहीं होगा, 148 से भी नहीं होगा, 156 से भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं है, 0.0206 है, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से है। जैसे ऐसा हो सकता है कि इसको 4 कर लो, ये हटा दो, फिर इसमें इसको जो है 5 ही रहने दो, तो हो सकता है कि हमारा ज्यादा मतलब नियर अबाउट आंसर आ जाए। लेकिन हम लोग इसको आराम से मान सकते हैं कि ये हम लोग का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दिस वाला कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नन ऑफ दिस होता तो हम लोग बोलते कि एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये वाला आंसर नहीं ले सकते। नन ऑफ दिस वाला तो है नहीं, इसमें से ही कोई आंसर लेना पड़ेगा। अगर 146 से इतना नियर अबाउट आंसर आ रहा है, तो 54, 48, 56 से तो आने वाला है नहीं, तो फिर हमें यही वाला ऑप्शन रखना पड़ेगा 146.13, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से पता चलेगा, वो इतना पॉइंट वाला कोई इश्यूज नहीं है। तुम लोग अगर चाहो तो इसे राउंड फिगर में लिख के भी कर सकते हो। 1 यूनिट का ज्यादा से ज्यादा जो है डिफरेंसेस आ सकता है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि विद द बेस ईयर 1960 द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड एट 250, वाज गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960। बोल रहा है कि बेस ईयर 1960 है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड 250। अब देखो, सबसे पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पर बोला है बेस ईयर 1960 और 1970 को करेंट ईयर मान के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया गया था 250। 250 जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था। एक्स वाज गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960। ठीक है, 1960 में सैलरी मिलता था एक्स को, सैलरी मिलता था एक्स को कितना बोल रहा है कि 500। अच्छा, इसके बाद एंड 750 1972, 1972 में मिलने लगा 750। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 1960 एक्स हैज टू रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ। अच्छा, बोल रहा है कि 960 में जैसे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था, मतलब जिस तरीके से वो अपना जो है मतलब डेली का जो है खर्चा निकालते थे, सेम उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए उनको कितना एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि कितना एक्स्ट्रा और पेमेंट किया गया है वो हमें कैलकुलेट करके देना है। तो
तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, देखो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1960 को बेस मान के 1972 का हमें बोला है 250। तो अगर हम लोग इंडेक्स नंबर यहाँ पर बताना चाहे तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा। करेंट ईयर का कैलकुलेट करके बताया है बेस ईयर के कंपैरिजन में 250। अच्छा, अब देखो जब हम लोग का यहाँ पर देखो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला बोला है कि एक्स्ट्रा कितना अलाउंस रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जब 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग था तो 500 सैलरी मिलता था। ठीक है, इंडेक्स नंबर, अगर इंडेक्स नंबर बोलो या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलो, तब सैलरी मिलता था 500। तो अगर 1 रुपीज इंडेक्स नंबर है तो सैलरी मिलेगा 500/100। और अगर 750 सॉरी इंडेक्स नंबर लिखना है ना मुझे, अगर इंडेक्स नंबर 250 है तो कितना सैलरी मिलना चाहिए, पहले हम लोग वो निकालते हैं। अगर इंडेक्स नंबर 250 हो जाता है तो सैलरी मिलना चाहिए, तो 5 हो जाएगा 1250। ठीक है, तो 1250 इनको सैलरी मिलना चाहिए, जबकि इनको सैलरी दिया जा रहा है, देखते हैं ये सही किया मैंने, हाँ सही किया है मैंने। अच्छा, तो इनको सैलरी मिल रहा है 750, इसीलिए पूछा है कि अगर उनको पहले जैसा ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यानी 1960 में जितना खाने पे, फूड, क्लोथिंग, रहने पे, ठीक है, खर्चा करते थे, अगर सेम वही खर्चा वो अभी भी करना चाहते हैं तो उन्हें कितना सैलरी मिलना चाहिए? 1250, जबकि उन्हें सैलरी कितना दिया जा रहा है? 750। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें एक्स्ट्रा और कितना देना चाहिए अलाउंस के तौर पे, तो बोलो एक्स्ट्रा और कितना देना चाहिए? सैलरी तो बढ़ाया ही है 500 से 750, लेकिन लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो 750 नहीं, ये होना चाहिए था 1250। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनको एक्स्ट्रा और कितना देना चाहिए, बोलो कितना देना चाहिए, बोलो। अरे यहाँ पर क्या बोला है कि एक जन को पहले 500 सैलरी मिलता था, अभी 750 मिलता है, तब इंडेक्स 100 था, अब इंडेक्स 250 है। लेकिन अगर हम लोग देखें 250 के इंडेक्स के हिसाब से इनको सैलरी इतना देना चाहिए, लेकिन मिल इतना ही रहा है, तो और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? बोलो, अगर इतना मिलना चाहिए, इतना मिल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि इतना मिलना स्टार्ट हो जाए? हाँ बोलो कितना? 500। 500 माइनस करने से ही तो पता चलेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना देना चाहिए? मिल रहा है, सैलरी बढ़ाया है लेकिन एक्ट पर नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? 1250 टोटल मिलना चाहिए, जबकि मिल ही रहा है सिर्फ और सिर्फ 750, मतलब कम दे रहा है। ठीक है, अगर पहले जैसा ही इनको अपना जो है लाइफस्टाइल रखना है तो इनको एटलीस्ट जहां ये काम कर रहे हैं वहां पर इनको 750 तो मिलना ही चाहिए, सॉरी 1250 तो मिलना ही चाहिए, जबकि मिल रहा है 750, तो एक्स्ट्रा 500 देना पड़ेगा, यानी हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर मैंने देखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अभी एक बार देख लेते हैं। 35 का बी होना चाहिए। हाँ 35 का बी हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्टी फाइव के बाद, अच्छा 38 39, ये सब तो अभी हम लोग जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा 37 भी नहीं हो पाएगा, 37 38 39 सोच रहे थे, लेकिन नहीं अभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग पूरा नहीं कर लेते हैं जो भी 2-4 पॉइंट बाकी है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ रखा था ना लास्ट जो भी क्लासेस में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर किया, उसके रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन था थियोरिटिकल मतलब एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, वो मैंने करवा लिया। ठीक है, मतलब वो हो गया। अब हम लोग फिर से जो है इस पे जो भी पॉइंट बाकी वो कंप्लीट करेंगे, तब जाके हम लोग का बाकी पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे, एक तो पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, पहले यही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो जैसे हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, आ सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आता है। तो क्योंकि है सिलेबस में तो एक बार कर लो, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो बोल रहा है टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर हमें प्राइस का कंपैरिजन करना है कि भाई 2 साल पहले किसी एक चीज का प्राइस, कॉमोडिटी का प्राइस कितना था, 2 साल पहले जो है व्हीट का प्राइस कितना था, 2 साल बाद कितना हो गया, इसे कंपेयर करने के लिए हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर बनाते हैं। When we want to measure and compare quantities, अगर हमें क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। दो प्राइस इंडिसेस आर वाइडली यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके हमें क्या पता चलता है, हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को पता कर पाते हैं कि हमारा इकोनॉमिक कितना स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ कितना है वो कैसे पता चलेगा, अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यानी इकोनॉमी उतना स्ट्रेंथ नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा ना तो प्राइस का ज्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो प्राइस इंडेक्स का एक बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंस है, प्राइस इंडेक्स से हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। और क्वांटिटी इंडेक्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के तौर पे लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। मतलब कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, कितना आउटपुट हमें मिलता है उसके लिए हम लोग जो है क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितना क्वांटिटी आउटपुट हमें मिल रहा है। टू कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडिसेस वी मेजर चेंजेस इन क्वांटिटीज एंड वेट देम यूजिंग प्राइसेस और वैल्यूज एज वेट। बोल रहा है कि क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग क्या मेजर करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी, ठीक है, कि पहले कितना कंजम्पशन था अभी कितना कंजम्पशन है। और अगर हम लोग वेटेड मेथड यूज करना चाहते हैं तो हम लोग प्राइस को एज ए वेट यूज कर सकते हैं। जब हम लोग प्राइस को प्राइस रिलेटिव निकालते थे तो हम लोग वेट के लिए क्वांटिटी को यूज किया करते थे, ठीक है। कभी हम लोग बेस ईयर, कभी हम लोग करेंट ईयर, इस तरीके से। और अभी अगर क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी हम लोग का वही Q(n/Q0) ही कंसेप्ट आ जाएगा। और वेटेड अगर करना है तो वहां पर हमें प्राइस को जो है एज ए वेट यूज करना पड़ेगा, यही चीज हमें बोला है। और प्राइस इंडेक्स हमें इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बताता है, क्वांटिटी इंडेक्स हमें आउटपुट का स्ट्रेंथ बताता है हमारे इकोनॉमी में कि आउटपुट हम लोग का कैसे है। अच्छा, इसमें क्या क्या मेथड होगा, इसमें हमें 3 मेथड दिए गए हैं, 3 मेथड का 3 अलग अलग फॉर्मूला है, हम बता देते हैं, देखो और एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज, सिंपल एग्रीगेट ऑफ, सिंपल एग्रीगेट मेथड लिख देते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। तो प्राइस एग्रीगेटिव मेथड में क्या था, देखो एक ही जैसा ही होगा लगभग। ये देखो प्राइस एग्रीगेटिव में क्या था, सिंपल में P(n/P0) दोनों अलग अलग इंडिविजुअली समेशन इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव में क्या होगा, क्वांटिटी में जैसे कि मैंने पहले ही बोला यहाँ भी हम लोगों को Q(n/Q0) करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसको सिंपल एग्रीगेट में दिखाना चाहते हैं तो सारे Qn का टोटल, सारे Q0 का टोटल, ठीक है। अभी 100 लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो वो डिपेंड करेगा कि अगर हमें क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का आंसर है ऑप्शन में। ये देखो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटीज। इसके बाद है सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, नेक्स्ट है सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। इसमें कैसे होगा, इसमें हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। देखो नॉर्मली हम लोग इसमें कैसे करते हैं, प्राइस वाले केस में ना इसका फॉर्मूला ऐसे किया गया है, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था P(n/P0) इंटू 100, और इसको हम लोग टोटल में ले लेते हैं फिर डिवाइडेड बाई कर देते हैं n। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में थोड़ा सा लग गया है, क्वांटिटी में ना
इसको सिंपल एवरेज तो किया है, लेकिन Qn बाय Q0 को अलग अलग ही रखा गया है और डिवाइडेड बाय n किया है, ठीक है। जो है वो लिखवा देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे मैंने बोला है उतना मतलब अलग से बहुत ये करके याद करना है ऐसा बात है नहीं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो है एक बार देख लो कि कैसे करके किया है, डिवाइडेड बाय n। देखो मतलब यहाँ पर इन्होंने कैसे ट्रीट किया है, एवरेज करना है क्वांटिटी रिलेटिव का, ठीक है। तो इंडिविजुअली रिलेटिव मेथड्स मतलब हमें पता है कि कॉमोडिटी का इंडिविजुअली हमें क्वांटिटी रिलेटिव निकालना चाहिए, बट ये लोग यहाँ पर एग्रीगेटिव के तरह ही फॉर्मूला लिया है Qn और डिवाइडेड बाय Q0, और क्योंकि एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाय n कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब जस्ट ऐसे ही अगर लर्न करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा देखने से ही पता चलेगा कि कैसे करके किया है। लेकिन ये हम लोग का ना प्राइस के तरह नहीं है, इतना हम बोल सकते हैं। लेकिन ये वाला है एग्रीगेटिव मेथड में जैसे होता है, लेकिन इसको भी एग्रीगेटिव के तरह ही किया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है भी नहीं, अगर होगा तो हम करवा देंगे, है नहीं वैसे, ठीक है। बहुत ही मतलब उतना इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है नहीं, तो छोड़ो, इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वेटेड वाला भी बता देते, वेटेड क्वांटिटी में क्या क्या होगा। तो वेटेड क्वांटिटी में इस तरीके से लिखो, वेटेड, वेटेड का नाम क्या दिया है, वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी, वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स। अच्छा, इसमें कौन कौन सा मेथड है, इसमें 3 मेथड लिया है, लैस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लैस्पियर्स। लैस्पियर्स में क्या होगा, देखो विथ बेस ईयर वेट, बेस ईयर को वेट, क्योंकि देखो लैस्पियर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइस रिलेटिव में Pn बाई P0, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना था, वेटेड है। और कौन सा लिया था, लैस्पियर्स लास्ट ईयर यानी बेस ईयर, तो क्या होगा, विथ बेस ईयर वेट, ठीक है। विथ बेस ईयर को वेट हमें लेना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विथ बेस ईयर वेट, बेस ईयर को एज ए वेट यूज करना है, .1, ठीक है। .2 में हम लोग लिखेंगे पैसेज यानी विथ करेंट ईयर वेट, विथ करेंट ईयर वेट। और थर्ड में हम लोग लिखेंगे, देखो थर्ड में फिशर्स है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया GM ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, GM ऑफ 1 एंड 2। अच्छा, अब यहाँ पर इस मेथड का मतलब ही होता है लैस्पियर्स, तो ये लिख लो, इस मेथड का मतलब ही होगा लैस्पियर्स, लैस्पियर्स। अच्छा, इस मेथड का मतलब होगा पैसेज, इस मेथड का मतलब है फिशर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो कैसे होगा, तो हम पीछे लिख के दिखाते हैं। लैस्पियर्स के नीचे तुम लोग ऐसे लिखो, ठीक है, इसके नीचे इसका वाला लिखो, इसके नीचे इसका वाला, अगर जगह है, अगर नहीं है तो मेरे तरह नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। तो लैस्पियर्स का क्या हो जाएगा, देखो हम लोग पढ़ रहे क्वांटिटी इंडेक्स, तो Qn बाई Q0, जैसे प्राइस इंडेक्स में Pn बाई P0। अच्छा, अब यहाँ पर वेट के लिए, क्योंकि ये वेटेड है तो वेट में प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब लैस्पियर्स है पहला वाला, लैस्पियर्स में जो है लास्ट ईयर का यानी P0 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर समेशन लग जाएगा। अब इंटू 100 हम लोग अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से Qn बाई Q0 ये हम लोग नेक्स्ट इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि पैसेज का, ठीक है। अब इनका भी क्वांटिटी इन्हें वेटेड करना है, तो क्वांटिटी के साथ प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन्होंने पीएन लिया हुआ है, ठीक है। फिशर्स का भी सेम तरीके से, फिशर्स का हो जाएगा √ओवर ऑफ लैस्पियर्स इनटू पैसेज, तो यहाँ पर हो जाएगा Qn इंटू P0 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू Pn इंटू summation of Qn into Pn divided by summation of Q0 into Pn, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का फिशर्स का, ये हो गया पैसेज का, ये हो गया लैस्पियर्स का। क्योंकि मेरा नेक्स्ट पेज में आ गया इसलिए समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये लैस्पियर्स के लिए है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये लैस्पियर्स लिख देते हैं, लैस्पियर्स के लिए है, ये हम लोग का पैसेज और वो फिशर्स।
और ये हो जाएगा फिशर्स। तुम लोग का जगह है तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, ये हो गया फिशर्स। तो क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स में बहुत ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर क्वांटिटी मतलब Qn बाई Q0 बेस ईयर का क्वांटिटी और करंट ईयर के क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, करंट बाई बेस, और वेटेड में मल्टीप्लाई प्राइस से करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर सिस्टम था वही रहेगा यहाँ पर P0 और यहाँ पर Pn, और फिशर्स का ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये देखो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर और एक है बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूरा क्वांटिटी वाला ही पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रोफेशनल कोर्स में कुछ बोला नहीं जा सकता है, अगर आ जाए तो यहाँ पर लिखते हैं बेस ईयर वेट ऑफ वेट एवरेज था शायद, एक बार देख लेते हैं ना, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ, अच्छा क्वांटिटी रिलेटिव्स, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग का ऐसा हो जाएगा। देखो, जब भी क्वांटिटी रिलेटिव निकालेंगे तो Qn बाई Q0 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हमें बोला है बेस ईयर वेटेड एवरेज, ठीक है। बेस ईयर वेटेड एवरेज मतलब हमें एवरेज करना है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वांटिटी रिलेटिव्स का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय हमें किसी डेटा से करना पड़ेगा। अब किस डेटा से करना है, बेस ईयर का वेटेड एवरेज करना है। तो बेस ईयर का वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, ये देखो, बेस ईयर मतलब क्या होता है यहाँ पर Q0। अब वेटेड के लिए हम लोग P यूज कर रहे हैं, अब बेस ईयर लेना है तो इसमें P0 लेंगे, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर भी हमें वेट लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा वेटेड करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा P0 Q0, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लगेगा समेशन, यहाँ भी समेशन, ये देखो फॉर्मूला, देखो Qn बाई Q0 P0 Q0 P0 Q0 डिवाइडेड बाई फिर से P0 Q0। देखो क्या हुआ, क्या क्यों ऐसे हुआ। सबसे पहला बात है क्वांटिटी रिलेटिव का मतलब ये इतना पोर्शन हमें क्वांटिटी रिलेटिव पता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, बेस ईयर का वेटेड एवरेज करना है। तो वेट का एवरेज करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्राइस में क्वांटिटी, क्वांटिटी में प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमें बेस ईयर का वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो देखो, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0, ठीक है, बेस ईयर का प्राइस भी हम लोग का P0, तो यहाँ पर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसे भी एक बार देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है। बाकी हम बोलेंगे कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर से बोलेंगे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने एक बार लिखवा दिया ताकि कभी भी तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसको एक बार देख सकते हो कि कैसे करके हुआ है। इससे कोई क्वेश्चन में नहीं है, जो भी फॉर्मूला था वो मैंने लिखा दिया। और देखो यहाँ पर क्या बोला है, indices are usually calculated as percentage using the given formula। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हर एक जगह पे हम लोग इंटू 100 कर सकते हैं और फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो यहाँ इंटू 100 दिया हुआ नहीं है, तो इन्होंने लास्ट में लिख दिया है कि इंटू 100 भी कर सकते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग इसको इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर हमें दिया है वैल्यू इंडिसेस। वैल्यू इंडिसेस क्या होता है ये बताते हैं। देखो वैल्यू इंडिसेस क्या होगा, ये भी आसान है। वैल्यू इंडिसेस में क्या होता है, यहाँ पर हमें दिया है कि वैल्यू इक्वल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। किसी भी चीज का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से तो वैल्यू निकल के आता है। मतलब ये देखो, वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखते हैं, देखो वैल्यू इंडिसेस, जैसे देखो अगर मान लो कि वीट जो है वो है 30 रुपीज 30 पर केजी, ठीक है, ₹30 पर केजी, ठीक है। तो अगर हमें कोई पूछे कि अगर हम लोगों ने परचेज किया है 2 kg वीट, तो
वैल्यू कितना हुआ होगा, मतलब कितना अमाउंट हम लोगों ने पे किया होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर 1 किलो का प्राइस 30 है तो 2 किलो का हो जाएगा 30 रुपीज, 30 पर केजी इंटू 2 kg करके ये हो जाएगा हम लोग का 60 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला कि कितना हम लोगों ने पे किया, इसको वैल्यू भी बोल सकते हो अमाउंट भी बोल सकते हो। तो वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने, ये हो गया एट द रेट प्राइस और ये हो गया हम लोग का क्वांटिटी, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइस पर केजी। ठीक है, यानी प्राइस हो गया, तो ये हम लोग का प्राइस इंटू क्वांटिटी करके क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। वही यहाँ पर बोला है वैल्यू इक्वल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अगर हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है। दस से वैल्यू इंडेक्स इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। अच्छा, तो इनके हिसाब से बोल रहे हैं कि वैल्यू इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, पूरे एक साल में जितने सारे प्राइजेस होंगे, ठीक है, और प्राइजेस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल बात है, प्राइजेस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है करेंट ईयर और बेस ईयर का। और लिखना कैसे है, हमेशा करेंट ईयर बाय बेस ईयर होगा, चाहे क्वांटिटी में देख लो, चाहे प्राइस में देख लो, चाहे वैल्यू में देख लो। ये देखो PN QN करेंट ईयर के लिए, P0Q0 हम लोग का बेस ईयर के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू इंडिसेस का, वैल्यू इंडिसेस का फिर फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू को हम लोग ऐसे बोलेंगे, वैल्यू इंडिसेस को ऐसे लिखेंगे VN/V0। ठीक है, VN/V0, तो ये हो जाएगा समेशन। ठीक है, समेशन तो होना ही है टोटल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला वैल्यू, यानी V को हम लोग लिख सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इंडिसेस में करेंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस ईयर वैल्यू। अच्छा, तो वैल्यू का मतलब P इंटू क्यू होगा। अब करेंट ईयर के लिए N यूज होता है, ठीक है, और जो हम लोग का बेस ईयर है उसके लिए हम लोग का 0 यूज होता है। और यहाँ भी समेशन, यहाँ भी जैसे हम लोग प्राइस रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव्स निकाल रहे हैं वैसे ही इंटू 100 करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। ये देखो PN/QN P0Q0 सेम तरीके से कैलकुलेट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया कि अगर मान लो बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ गया तो फिर नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया, दो छोटा छोटा पॉइंट था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, अब इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग सीखेंगे, ये है हम लोग का चेन इंडेक्स नंबर। ये हम लोग सीखेंगे कि चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है। यहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है, चेन इंडेक्स नंबर। अच्छा, चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले हम पढ़ के बताते। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सो फार वी concentrated on a fixed base but it does not suit when condition change quite fast। बोल रहा है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक ईयर को बेस मान लेते हैं, उसके बेसिस पे ही सारा कैलकुलेट करते जाते हैं, लेकिन ये सिचुएशंस हमारा तब फेलियर हो जाएगा, या फिर ये कंडीशन हम लोग तब यूज नहीं कर सकते जब हम लोग का इकोनॉमिकल चेंजेस जो है वो काफी जल्दी जल्दी होगा। जैसे कि देखो पहले ये समझाते कि एक बेस को फिक्स्ड मान के करते, इसका मतलब क्या है। इसके लिए मैंने देखो तुम लोग के यहाँ पर एक जो है पेज ओपन कर रखा है, देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग का इंडिया का क्या दिखाया जा रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1981 से लेके 82 और टू द फाइनेंशियल ईयर 16-17। मतलब जब फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाया गया था, फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम मुझे उतना याद नहीं है, जो भी हो, ये 81 से लेके 82 का दिख रहा है। 81 से लेके 82 से स्टार्ट किया गया और 16-17 तक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया है 81-82 को बेस मान के। कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर जो डेटा दिया, तुम लोग भी गूगल करके देख सकते हो। देखो 81-82 को बेस माना है, इसीलिए इसे 100 रखा है, और इसी के बेसिस में 82-83 का निकाला, 83-84 का निकाला, 84-85, 85-86। अब कैसे निकाला होगा, 81-82 में जिस भी कॉमोडिटी का प्राइस जितना भी रहा है उसे 100 मान लिया, 82-83 में उस कॉमोडिटी का प्राइस जितना हुआ उसके अकॉर्डिंग निकाला गया। मतलब ये देखो जो मैंने फर्स्ट टाइम तुम लोग को सिखाया था, मैंने क्या बोला था यहाँ पर, ये देखो अगर मेरा 200 को हम 100 मान लेते हैं कि जो भी कॉमोडिटी का प्राइस कभी 200 हुआ करता था उसको हम 200 नहीं मान के, प्राइस नहीं मान के, उसको हम एक बेस मान लेते, वो 100 था, तो फिर 340 का चेंजेस क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला बना हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये कब तक का बना हुआ है, 81 82 को बेस मान के ये बना हुआ है हम लोग का 16 17 तक, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या इसके बाद टेबल बनना बंद हो गया? नहीं नहीं, टेबल तो बनेगा, क्यों बंद होगा। लेकिन कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया इनकम टैक्स के तरफ से कि इन्होंने बोला कि 81 82 को बेस मान के हम लोग 16 17 तक निकाल चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके बाद 81 82 को बेस नहीं मानेंगे, हम लोग अपना बेस को चेंज करना चाहते हैं। देखो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला ये देखो, इन ऑर्डर टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बेसिकली कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए इन्होंने अब बोला कि जो 81 82 को हम लोगों ने बेस माना था उसको हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का कुछ रिक्वायरमेंट आ गया था सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। ये सब उतना जरूरी नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि क्या है चेन इंडेक्स, ठीक है, ताकि तुम लोग प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाओ। तो इन्होंने बोला कि इतना पुराना बेस हम लोग नहीं लेंगे, हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग रिवाइज्ड कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, रिवाइज्ड करो। रिवाइज्ड करके इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग 2001-2 को बेस मानेंगे, यानी 2001-2 के वैल्यू को हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है, मानो। उसके बाद टेबल बनता गया 23-24 तक बन चुका है, ठीक है, 23-24 तक बन चुका है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो चुका है 331, ठीक है, 331 हो चुका है। 22-23 में भी 331 था, अभी भी 331 ही दिख रहा है, जो भी हो, तो 331 हो चुका है। लेकिन इन्होंने अपना जो टेबल बनाया था पहले 81 82 को बेस मान के 16 17 तक, अब इन्होंने 2001-2 को बेस मान के टेबल को कंटिन्यू कर दिया है पूरे करंट ईयर, यानी 23-24 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, वही चीज यहाँ पर हमें बता रहा है कि देखो, अगर हम लोग एक बेस को फिक्स्ड मान के कैलकुलेट करते जाते हैं तो ये हम लोग का ऑलवेज सूटेबल नहीं होगा। अगर हम लोग का चेंजेस क्वाइट फास्ट हो, वहां पर तो उन्होंने टेबल इसीलिए चेंज किया है क्योंकि जो है इनकम टैक्स का कुछ रिक्वायरमेंट था। लेकिन नॉर्मली चेंज करने का और एक रीजन भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग का इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो फिर हमें बहुत पुराने बेस ईयर को मान के अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बहुत फास्ट चेंज, मतलब जैसे जो कोरोना पीरियड था, ठीक है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन ऑन दैट मोमेंट हर एक देश का, सिर्फ हमारे भारत का ही नहीं, हर एक देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंजेस आया वो बहुत रैपिडली आया, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करके वो समझ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर हम लोग 81 82 का ही बेस को लेके रखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे 2019-20 का, मतलब हम कोरोना पीरियड का बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे कंडीशन काफी ज्यादा चेंजेस हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है इतना पुराने ईयर को लेके कैलकुलेट करना नहीं चाहिए हमेशा, एटलीस्ट तब तो कभी नहीं करना चाहिए जब हम लोग का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। सिर्फ कोरोना पीरियड मतलब ऐसे में ही चेंज होता है ऐसा बात नहीं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गया किसी देश में, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लो वार चल रहा है, ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन ये सब चल रहा है, तो जब वार चलते रहता है ना तो भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन होता है, ठीक है, तो चीजों का दाम भी बढ़ जाता है। जैसे मान लो जहां से जैसे यूक्रेन से जो है गेहूं वगैरह का ये होता है, तो वो सब अगर वो नहीं कर पाएंगे तो जो भी उनसे इंपोर्ट करते थे, मतलब क्या हो जाएगा ना, चीज महंगा हो जाएगा। जैसे किसी देश में मान लो वार चल रहा है तो वो ना तो किसी को इंपोर्ट कर पाएगा एक्सपोर्ट कर पाएगा, अब उससे जो भी कुछ लेता था कोई, उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अफगानिस्तान से जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह आता है, ठीक है, अब अगर वो लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर अगर हमें दूसरे किसी जगह से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा नजदीक होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हम लोग दूर किसी जगह से लेंगे, किसी देश से लेंगे, तो हमारे लिए वो महंगा हो जाएगा। तो ये सब कुछ कंडीशंस के वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है। इसीलिए बोल रहा है जब मतलब क्वाइट फास्ट चेंजेस है ना, तब बहुत पुराने ईयर को लेके कंपेयर करने से हमें जो है
कंपेयर, मतलब अगर हम लोग 81 82 के बेसिस पे ही कोरोना पीरियड को मतलब एनालिसिस करने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेगा, सही आंसर नहीं मिलेगा। सच ए केस द चेंजिंग बेस फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि 1998 फॉर 1999, 1990 फॉर 2000 एंड सो ऑन। तो बोल रहा है सबसे बेस्ट तो यही होता है कि अगर हमें 1999 का पता करना है चेंजेस, तो बेस ले लो 1998, मतलब जस्ट प्रीवियस वाला ले लो, या फिर 2000 का पता करना है तो 1999 का ले लो, ये सबसे बेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। इफ हाउएवर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दीज रिलेटिव्स टू ए कॉमन बेस द रिजल्ट में बी चेंज्ड। लेकिन हम लोग ऐसा हमेशा तो नहीं करते ना, अगर हमें एक ही ईयर को बेस मान के बहुत सारे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, जिस हिसाब से हमारा टेबल रेडी होता है, ये देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे 2021 और 2001 को बेस मान के 23 24 तक कर दिया गया है, ठीक है, यहीं पर इसी को बेस मान के किया गया है। ऐसा नहीं है कि 17 18 का बेस 16 17 को माना गया है, नहीं, ये बेस मान के ये किया गया था। इसके पहले जो टेबल यूज होता था उसमें 182 को बेस मान के यहां तक किया गया था, ये देखो 16 17 तक कर दिया गया था। तो बोल रहा है अगर हम लोग फिर भी चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस माने और उसके बेसिस पे सारे रिजल्ट जो है कैलकुलेट करें, तो उसे हम लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है। चेन क्यों, चेन कैसे होता है, जैसे मान लो माला, माला ही देख लो, एक ऐसे धागे में फूल जो है पिरोए रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बोल रहा है कि एक ही ईयर बेस हो गया, जैसे मान लो 81 82 बेस हो गया और ये बेस है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे सारे ईयर्स का जो है क्या कैलकुलेट किया गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है चेन्ड रूल, ठीक है, चेन्ड इंडेक्स नंबर। जब हम लोग एक ही किसी स्पेसिफिकली ईयर को बेस मान के बाकी सबका कैलकुलेट करते जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल्स, ठीक है। अब इसका नाम समझ में आया होगा, चेन क्यों बोला जाता है। Thus, under this method, the relatives of each year are first related to preceding year, called the link relative, and then they are chained together by successive multiplication to form a chain index. अब यहाँ पर बोला है मेथड, ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस में मेथड बोला है कि किस तरीके से चेन इंडेक्स को बनाया जाता है। सबसे पहले बनाया जाता है लिंक रिलेटिव, ठीक है। लिंक रिलेटिव कैसा होता है, लिंक रिलेटिव में हमेशा करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के चेंजेस को देखा जाता है, जिसको बोला जाता है लिंक रिलेटिव। मतलब सिंपल सा बात है, प्रीवियस ईयर को पहले कोई भी ईयर ले लो, जैसे 2024, ठीक है, 2023 24, इसका प्रीवियस ईयर है 2022 और 2023। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन दोनों में लिंक रिलेटिव क्रिएट किया जाएगा, फिर इसको जो हम लोग बेस मान के कर रहे हैं जिस साल को, उसके साथ रिलेट किया जाएगा। मतलब ये देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने 20, ये वाला देखो, ये जो अभी करेंटली चल रहा है, जैसे मान लो कि 2021 का अगर हम लोग इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं, तो पहले इसको बेस मानेंगे 1920 को और कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो एक फिक्स्ड बेस मान के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 2001 2002 इसके बेसिस पे निकालेंगे। अब इतना बात तो सिर्फ बोलने से नहीं समझ में आएगा, कैलकुलेट करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है, चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, देखो कैसे करके होगा। चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स का स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें क्रिएट करना है लिंक रिलेटिव, ठीक है। लिंक रिलेटिव का मतलब क्या है, लिंक रिलेटिव का मतलब है रिलेटिव ऑफ ईच ईयर, हर एक ईयर का रिलेटिव, यानी चेंजेस हमें कैलकुलेट करना है टू प्रीसीडिंग ईयर, टू प्रीसीडिंग ईयर। यानी सिंपल बात है, क्या कैलकुलेट करना है, यानी प्राइस रिलेटिव, इसी का और एक नाम प्राइस रिलेटिव है। जो लिंक रिलेटिव है वही प्राइस रिलेटिव ही है, ठीक है। मतलब हमें PN/P0 इंटू 100 ये करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिंक रिलेटिव जो बन जाएगा
मतलब एक एक लिंक रिलेटिव सोच लो, एक एक जो है फूल के तरह है, ठीक है। एक एक फूल को हमें क्या करना है, धागे में पिरोना है, वैसे ये एक एक फूल मतलब हर एक ईयर को हम लोग उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले ईयर से कंपेयर करेंगे, जस्ट प्रीसीडिंग वाले ईयर से, ठीक है। इसके बाद जैसे ही सारे कंपैरिजन रेडी हो जाएंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेन ईयर को हम लोग बेस मान के करें उसके साथ लिंक करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखो लिंक रिलेटिव आर सक्सेसिवली multiplied to get chain index। फिर हमें उन सारे लिंक रिलेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें चेन इंडेक्स मिले। ये तो मैंने मेथड्स लिख दिया। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा, चेन इंडेक्स इक्वल टू, पहले निकालेंगे लिंक रिलेटिव जो कि मैंने बोला भी, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इनटू, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने बोला है ना, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे। देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, लाइन बाय लाइन ही दिया हुआ है। 92, 93, हाँ 94 मिसिंग है, छोड़ो कोई बात नहीं। 95 उसके बाद दिया है, 96, 97 लिंक इंडेक्स दे दिया है। यहाँ पर हमें लिंक इंडेक्स कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, लिंक इंडेक्स बोलो या लिंक रिलेटिव दे ही दिया है। 100, 103, 105, 112, 108, मतलब हमें स्टेप 1 करके ही दे दिया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। लिंक रिलेटिव हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। अच्छा, करने क्या बोला है, बोल रहा है कि 1992 को बेस मानना है, ठीक है, इसको बेस मानना है फॉर द ईयर 93, 97, 93 से लेके 97 तक सारे ईयर्स का बेस हमें 1992 को मानना है और चेन इंडेक्स रेडी करके देना है। मतलब ये जो इंडेक्स बन चुके हैं ये सबको इस चेन में हमें देना है। ये देखो इस चेन में क्या आ जाएगा, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 आ जाएगा। 1997 सबका लिंक रिलेटिव आ जाएगा, लेकिन इसे लिंक किसके साथ करना है, 1992 के साथ करना है। ये पूरा जो है ये 1992 इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा, देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। 87 ईयर 1993 से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किसको जो है मतलब हमें चेंज करना है 93 से लेके 97 तक। तो 1993, 1995, 1996, 1997, ठीक है। अच्छा, रेडी क्या करके देना है, चेन इंडेक्स। अच्छा, चेन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का डिवाइडेड बाय 100 तो फिक्स्ड है फॉर्मूले में हर जगह पे। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, तो जिस ईयर का लिंक रिलेटिव निकाल रहे वो लेना पड़ेगा। जैसे 1993 का लिंक रिलेटिव यानी लिंक इंडेक्स कितना है, 103 है, तो 103 ले लो, ठीक है। और बाकी में भी देखो 105, 112, 105, 112 और 108, तो जैसे फॉर्मूले में बोला है ना, मैंने जस्ट वैसा ही कर दिया। देखो मैंने क्या किया, नीचे 100 मेरा फिक्स्ड है तो वो मैंने रख दिया। ये 100, ये बता देंगे लॉजिकली भी क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार फॉर्मूले से देखो हम लोग का 100 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने बोला है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स लगाना है। तो 1993 के प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1992, उसका चेन इंडेक्स कितना है, उसका हमें इंडेक्स 100 मानना पड़ेगा क्योंकि उसका लिंक रिलेटिव
रिलेटिव भी 100 है और उसका चेन इंडेक्स भी हम लोग का 100 हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो हमें 100 ही लेना पड़ेगा। ये हो गया 103, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर से इसको मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, जो कि डेटा देख के मैंने लिया है 100 जो है फिक्स्ड वो ले लिया। चेन इंडेक्स लेना है प्रीवियस ईयर का, तो 1995 के प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, 94 होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 93 है, तो 93 को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस देख लो, 1993 है तो वही लेंगे। उसका चेन इंडेक्स, तो उसका चेन इंडेक्स कितना हो गया, उसका चेन इंडेक्स हो जाएगा हम लोग का ये 103, ये वाला, ठीक है। क्योंकि अभी कैलकुलेट हो गया, इसके आगे वाले पे कैलकुलेट नहीं था तो हमें 100 लेना पड़ा। अब देखो 105 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें आंसर आ गया 108.15, ठीक है। 108.15 ये हम लोग का आंसर आया। अच्छा, अब आगे पूरा करते हैं तब पता चलेगा कौन सा हो रहा है। अब सेम वैसे फिर से देखो, चेन इंडेक्स निकालना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, तो 1996 का लिंक रिलेटिव है 112, इसका प्रीवियस ईयर है 1995, उसका चेन इंडेक्स लेना है, तो ये रहा चेन इंडेक्स 108.15, उसका चेन इंडेक्स हो गया 108.15। अब बस कैलकुलेट करो तो पता चल जाएगा, इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, 121.128, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से ये वाला 1997 जब हम लोग चेन इंडेक्स निकालेंगे, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, ये देखो 108, और उसका प्रीवियस ईयर लेना है यानी 1996, उसका चेन इंडेक्स लेना है जो कि है 121.28, ये देखो 121.28। अब इसको कर लो मल्टीप्लीकेशन, मतलब आंसर निकाल लो, 108 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया हम लोग का 130.818, मतलब 82 हम लोग बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। 103 से स्टार्ट है, तो 103, ये भी 103 है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 103 और उसके बाद क्या था डेटा, 108, मतलब ये वाला 108.15, उसके बाद है 121.128 है, यानी 13 हम लोग बोल सकते हैं, 130.82, हाँ। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। इस तरीके से हम लोग लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को हम लॉजिकली समझा भी देते हैं। हम लोगों ने लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ तो कैलकुलेट करके दे दिया था क्वेश्चन में, अगर नहीं करके देगा तो सिंपल Pn/P0 करके करना होगा, ठीक है, और हमें लिंक रिलेटिव मिल जाएगा। जैसे ही सारे लिंक रिलेटिव मिल गए, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया था, अब हमें चेन इंडेक्स बनाना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान के उसमें ये सारे चीजों का चेन क्रिएट करना है। तो कैसे चेन क्रिएट होगा, देखो हमें तो बेस किसको मानने के लिए बोला है, 1992 को बेस मानने के लिए बोला है। देखो यहाँ पर हम लोग का बेस मानने के लिए बोला है 1992, जिसका वैल्यू है हम लोग का 100, तो बेस हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। बेस तो हमेशा नीचे जाता है। कंपैरिजन कैसे होता है, करेंट ईयर बाय बेस ईयर, तो बेस ईयर का वैल्यू हमेशा नीचे चला जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, इसीलिए नीचे 100 है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके कैलकुलेट हो रहा है, लिंक रिलेटिव को हमें मल्टीप्लाई करना है चेन इंडेक्स से, ठीक है। लिंक रिलेटिव को अगर हम लोग चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग का यहाँ पर चेन इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग कितना आएगा। जैसे कि देखो 1992 का है 100, ठीक है। 1993 का इंडेक्स नंबर, ठीक है, 1993 का कितना था 103, ठीक है, 103 था। अब हमें बोला है कि चेन इंडेक्स बनाओ, तो सिंपल क्या करना है, 100 इंटू कर लेना है हम लोग को 103, और ये डिवाइड हो जाएगा हम लोग का 100 से, ये तो फिक्स्ड रहेगा, डिवाइड 100 से हम लोग का फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला तुम लोग को थोड़ा सा याद कर लेना है। फॉर्मूले में क्या करना है, लिंक रिलेटिव को चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 87 वाला हम लोगों ने कर लिया, और यहाँ पर ये वाला देखो हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा, चेन इंडेक्स, ये रहा। चेन इंडेक्स का जो है कंसेप्ट भी समझा कि चेन इंडेक्स क्यों किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है बता रखा है, देखो यहाँ पर एक मैथ में क्वेश्चन है, देखो कैसे करके चेन इंडेक्स बनाया वो हम बता देते हैं। ये देखो, द फॉलोइंग आर द इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड, कैसे करके बना है, इसमें पूरा बना के दिया है, देखो हम बताते हैं। 1991 का प्राइस था
50 और उसी को बेस माना गया इसीलिए 100 है। 1992 का प्राइस हो गया है 60, तो प्राइस रिलेटिव या लिंक रिलेटिव कैसे निकालेंगे? करेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। देखो उसी तरीके से कैलकुलेट किया है तो 120.0 आया। फिर से अगर 1993 का लिंक रिलेटिव निकालोगे जो कि क्वेश्चन 87 में हमें करके दे दिया था, अगर नहीं करके देगा तो स्टेप्स मैंने लिखवाया है वैसे ही होगा। तो कैसे हो जाएगा? करेंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। जब 1994 का करेंगे तो करेंट ईयर मतलब 65/62 से ये वाला जब लेंगे तो 70/65, ये वाला जब लेंगे 78/70, ये लेंगे तो 82/78, 84/82। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का एक एक करके लिंक रिलेटिव बनता जाएगा। अब देखते हैं कहां तक इन्होंने किया है, हम दिखा देते हैं। ये देखो 1999, इसमें भी देखो 88/84 इंटू 100 और 90/88 इंटू 100। तो सबसे पहला स्टेप लिंक रिलेटिव हमें कैलकुलेट करना है जो हम लोगों ने कर लिया। अब चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो 1991 तो चेन वही क्रिएट कर रहा है तो उसका चेन तो 100 ही रहेगा, उसका तो कोई वैल्यू चेंज नहीं है। अब बाकी का चेन इंडेक्स हमें इसके बेसिस पे निकालना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? हमें क्या करना है, सब बेस में हर जगह पे 100 होगा। ये देखो बेस में हर जगह पे हम लोग का 100 होगा चेन इंडेक्स में। ठीक है, क्योंकि बेस ईयर के बेसिस पे ही तो हमें करना है। हर जगह पे देख लो नीचे 100 है। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या होगा? लिंक रिलेटिव, जैसे 1992 का निकालेंगे तो इसका लिंक रिलेटिव है 120.0 और हमें लेना है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस। इसका प्रीवियस 1991 है, चेन है हम लोग का 100 और 100 तो नीचे फिक्स्ड है। इस तरीके से यहाँ पर भी देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमें करंट ईयर का ले लेना है लिंक रिलेटिव, ये ले लिया हम लोगों ने। इनटू करना है जस्ट इसके प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स यानी 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। देखो वही किया हुआ है। इस तरीके से सारे फॉर्मूले किए हुए, तुम लोग एक एक करके चेक करके देख सकते हो। और एक दिखा देते हैं, 1994 का लिंक रिलेटिव लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है जस्ट इसके प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स यानी 124 डिवाइडेड बाय 100। ये देखो ऐसे क्या हो, हर एक जगह पे तुम लोग को ऐसे मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हम लोग का यहाँ पर इस टेबल पे एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर वही बोला है कि यू विल नोटिस दैट लिंक रिलेटिव रिवील एनुअल चेंजेस विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। लिंक रिलेटिव जब हम लोग बनाते हैं तो 1 ईयर का हमें चेंजेस दिखता है, क्योंकि 20 से इसका कंपेयर करें 1 ईयर का चेंजेस दिखता है। बट व्हेन दे आर चेंज, लेकिन जब हम लोग उसको चेन में डाल देते हैं, दे चेंज्ड ओवर टू फिक्स्ड बेस, तो किसी एक फिक्स्ड बेसिस के अकॉर्डिंग में हमें चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल में 1991 के बेसिस पे हमें चेंजेस दिख रहा है। जब हम लोग ये चेंजेस देख रहे हैं ना, ये जो चेंजेस दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 1992 में जो प्राइस का चेंजेस हुआ है, मतलब 100 120 हो गया, फिर 120 103 हो गया, 103 104 हो गया, 104 107 हुआ, 107 111 हुआ, 111 105 हुआ ये। लेकिन जब ये बता रहे तो मतलब 100 120 हुआ, 100 124 हुआ, 100 129 हुआ, 100 139 हुआ, ये कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो एक में हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं और एक में हम लोग अपना एक बेस को फिक्स्ड मान लेते हैं और उसके बेसिस पे हमारा कंपैरिजन चलता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया। द चेन इंडेक्स is an unnecessary complications, useless of course where data for the whole period are not available or where commodity basket or the weight have to be changed. The link relative of the current year and chain index from the given base will give also a fixed base index with the given base year as shown in the column 4 above. ठीक है, छोड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है जो भी बोला है, ये जस्ट इससे रिलेटेड ही बात बोला है कि चेन इंडेक्स जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन हाँ अनलेस ऑफ कोर्स वेयर डेटा फॉर द होल पीरियड आर नॉट अवेलेबल, अगर पूरे पीरियड का जिसका हम लोग चेन इंडेक्स निकालना चाहते हैं अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, कॉमोडिटी बास्केट्स जो भी हम लोग चाहते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है और वेट्स अगर चेंज हो रहा है तो ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो उतना हमें जरूरत नहीं, बस चेन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो समझ लो, वही हमारे लिए काफी है बस। इस और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स मैंने बताया तुम लोग को और वैल्यू इंडिसेस भी बता दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि
शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, ठीक है। शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या होता है वो हम बताएंगे। तो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या है, जैसे कि मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया, देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो हम लोग का डेटा दिख रहा है कि 2001 से लेके 2001-2 से लेके ये वाला पहले प्रीवियस टेबल कैसे बना हुआ था, ये देखो प्रीवियस टेबल बना हुआ है 81-82 से लेके 81-82 से लेके 16-17 तक। देखो प्रीवियस टेबल बना हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं कि शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या है। 1981 से लेके 1982 ये स्टार्ट था और टेबल एंड हुआ, टेबल एंड हुआ 16-17 को, ठीक है। ये एक बार टेबल बना, फिर जो टेबल रिवाइज्ड किया गया उसमें स्टार्ट किया गया, स्टार्ट यानी जो बेस ईयर, ठीक है, स्टार्ट मैंने लिखा, तुम लोग बेस भी लिख सकते हो, 2001-2 से, और एंड हुआ है अभी करंट ईयर तक, मतलब 2023-2024 तक का। ठीक है 2023 ये अभी बना नहीं है, वो लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी हो तो यहाँ तक होगा, ठीक है। रिवाइज्ड किया गया है। अब क्या हुआ है देखो, जब हम लोग 81 से 82 को बेस मान के, मतलब इसका वैल्यू 100 मान के यहाँ तक का वैल्यू निकाले हैं, फिर अब हम लोग इसका वैल्यू 100 मान के वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो 1981 और 1982 का वैल्यू बेस ईयर का अगर 100 है, जो कि है, और 2000 अगर हम लोग ले लेते हैं, एक ईयर हम पिक कर रहे हैं 2000-2003, जो कि यहाँ भी कवर होगा, इस टेबल में भी कवर होगा, इस टेबल में भी कवर होगा, सोचो, क्योंकि 2002-2003 यहाँ पर मुझे लिखना है 2002-2003, ये इस टेबल में भी कवर होगा, इस टेबल में भी कवर होने वाला है, ठीक है। तो ओल्ड जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग 2002-3 का वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग 2002-3 का वैल्यू है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो 2002-3 का वैल्यू है हम लोग का ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 447, ये देखो तुम लोग कोई और वैल्यू लेके भी समझ सकते हो, 447 पुराने टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब जब 81-82 को बेस माना गया तो 447 है उसका वैल्यू, ठीक है, 447 जब हम लोग का बेस था ये। अच्छा, अब हम लोग का जब बेस मान लिया गया है 2001-2002 को, जब बेस माना गया और टेबल बनाया गया तो वैल्यू है बेस का 100, और 2002-2003 का वैल्यू कितना है, 2002-2003 का वैल्यू देखते हैं कितना है। 2002-2003 का वैल्यू है 105, ठीक है, इसका वैल्यू है 105। अब देखो एक इलॉजिकल मैटर रेडी हो रहा है, मतलब एक कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगा। क्या कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगा, हम लोग बोल रहे हैं इन्फ्लेशन हमारा हमेशा चलता है, कम नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2001 और 2002 जो है, सॉरी 2002-2003 का वैल्यू जो है वो 100 के बाद 105 हुआ, ये ठीक है, 100 के बाद 105 हुआ, लेकिन अगर हमें ये वाला वैल्यू देखा जाए तो ये 447 हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग का कितना हो रहा है, 447 हो रहा है। अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट भी ऐड करना चाहिए मुझे लगता है, यहाँ पर ये देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे ऐड करते हैं, एक सेकेंड, ये हम लोग का है इसके साथ हम 2016-17 भी लिखते हैं। देखो 2016-17 का ओल्ड टेबल का कितना था, 2-3 लिखने से समझ में आएगा। ओल्ड टेबल का देखते हैं 2016-17, हाँ ओल्ड टेबल का था 1125, ओल्ड टेबल में था 1125, ठीक है, ओल्ड टेबल में था 1125। अच्छा, यहाँ भी 16-17 रहा होगा, तो इसका देखो न्यू टेबल के अकॉर्डिंग कितना है, 264, न्यू टेबल के अकॉर्डिंग 264 है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर
क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि 2001 2002 के अकॉर्डिंग जो है हम लोग का बेस है 100, ठीक है। अच्छा, और 2002 2003 का यहाँ पर 2002 2003 का ओल्ड के अकॉर्डिंग बेस कितना है? ओल्ड के अकॉर्डिंग बेस है, यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड वैल्यू। तो एक सेकंड, कैसे टेबल बनाए, यहाँ पर लिखते हैं 447, ये लिखते हैं टेबल ओल्ड। ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग ये देखो, हम यहाँ से पॉइंट जो लिखा है ना मैंने वो हम लिखते हैं, ये देखो 447। और ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग 2001-2 का भी एक वैल्यू रहा होगा। ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग 2001-2 का भी एक वैल्यू रहा होगा। तो ये देखो ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग 2001 और 2002 का वैल्यू है 426, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 426, लेकिन अभी 2001-2 का वैल्यू कितना है? 100 है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा शिफ्टिंग में? शिफ्टिंग का मतलब है कि हमें जो है आगे के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये देखो शिफ्टिंग का मतलब है कि हमें आगे के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है, these refer to two technical points, how the base period of the index may be shifted, how two index covering different base may be combined into a single series, ठीक है। तो पहले देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 2001-2 का ये जो है ये न्यू वैल्यू है, ठीक है। 2000 न्यू टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू है 100, जबकि ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू था 426, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि ओल्ड टेबल के अकॉर्डिंग तो 2002 2003 का वैल्यू 447 है। एक्चुअली जब कंपेयर करने जाएंगे तब तो प्रॉब्लम होगा ना। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तो मेरे पास दोनों ही टेबल है तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जब इन्होंने 2001 2002 को बेस माना तब इनको शिफ्ट भी करना पड़ा आगे के वैल्यूज को जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थे। देखो हम यहाँ पर कौन सा ईयर का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? 2002-3 का। क्या 2002-3 पहले से कैलकुलेटेड नहीं था? 2002-3 तो पहले के टेबल में भी कवर हुआ था, ठीक है, क्योंकि पहले का टेबल कब से कब तक चल रहा था? पहले का टेबल तो 81 से 81 82 से लेके 16 17 तक चला, तो इसमें भी 2002-3 कवर हुआ, 2016-17 कवर हुआ। लेकिन जब नया टेबल बना तो फिर वो 2001-2 से स्टार्ट हुआ, तो उसमें हम लोगों का ऑलरेडी 2-3 कैलकुलेटेड जो ओल्ड टेबल में था उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके बेस के अकॉर्डिंग। क्यों? नहीं तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कैसे? ये देखो हम लोग बोल रहे हैं कि 2001-2 का वैल्यू है 100 न्यू टेबल के अकॉर्डिंग, और अगर हम लोग बोलेंगे 2002-3 का वैल्यू जो कि जस्ट उसके बाद आता है वो 447 है, तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ओल्ड टेबल के डेटा को भी हमें 2001-2 को बेस मान के चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज हम लोग का कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ओल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई वैल्यू हम लोग का 426 है, 2001-2 का हम लोग का जो वैल्यू है वो 426 है, तो उसका आज का वैल्यू कितना किया गया है? 100, क्योंकि उसे बेस माना गया है। हम ये बोल रहे हैं 2001-2 का ओल्ड वैल्यू था 426, जबकि आज वो 100 है क्योंकि उसे बेस माना गया। तो 1 होगा तो 100/426। तो अगर किसी भी ईयर का यानी 2002-3 का अगर ओल्ड वैल्यू 447 है तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा? देखो उसका आज का वैल्यू कितना होगा, तो कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा। 100 इंटू 447 डिवाइडेड बाई 426, तो ये आंसर आ रहा है 104.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 105 हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 105 आ गया। ये कंपैरिजन ठीक है कि जस्ट इसके प्रीवियस ईयर 100 था उसके बाद 105 आया, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे एक डेटा ओल्ड टेबल से एक डेटा न्यू टेबल से, ये पॉसिबल नहीं है और कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या 105 ही इन्होंने भी कैलकुलेट करके निकाला है न्यू टेबल का वैल्यू? चेक करो, ये देखो 105 ही निकला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को, इसीलिए इसका नाम होता है शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग में क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि पहले एक टेबल 81 से बनना स्टार्ट हुआ, 81 82 से खत्म हुआ 16 17 को। अब दूसरे एक टेबल को दूसरा बेस से बनाएगा जिसमें 101 102 को बेस मान के
23 24 तक बनाया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि इस टेबल में जितने भी ओल्ड वैल्यू क्रिएटेड थे उसको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 100 रहा, 81 82 उसके बाद चेंजेस देखा गया, तो देखो 2023 का वैल्यू तब था 447। अब हम लोग बोल रहे हैं 12 का ही वैल्यू 100 है, तो फिर 23 का वैल्यू 447 कैसे ले सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेस के अकॉर्डिंग हमें 23 का वैल्यू, 23 क्यों, सारे वैल्यूज को हमें चेंज करते जाना पड़ेगा। जब से हमारा टेबल स्टार्ट हुआ है 1 2 से लेके हमें चेंज करते जाना पड़ेगा, और जिससे देखो हमारा फिर से मतलब 1 2 से लेके पूरा टेबल पूरा बनाया गया है, क्योंकि ऑलरेडी 16 17 तक तो बना हुआ था ही पहले भी, लेकिन फिर से उसे बनाया गया। क्यों बनाया गया? नहीं तो हम लोग तो 17 18 से ही बना सकते थे, इसीलिए बनाया गया ताकि डेटा हम लोग कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो अगर 1 2 में ओल्ड वैल्यू था, 1 2 का ओल्ड वैल्यू था जिसको बेस माना गया 426, न्यू वैल्यू 100 है, तो जो भी ओल्ड वैल्यू कोई भी ईयर पिक कर लो, 16 17 कर लो या कुछ और कर लो, तो वहां से देख सकते हो कि अगर हम लोग का ओल्ड वैल्यू 447 था 101 102 का, 2001 2002 का, तो उसका अभी का जो है नया वैल्यू कितना होगा, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीके से तुम लोग ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो 16 17, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 100 बाई 426, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा कि 1 2 के बेसिस पे कर रहे हैं, इनटू यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू 16 17 का जो कि है 1125, अगर इनटू करेंगे तो हमें ये न्यू 264 मिल जाएगा। चेक करके देखो, 100 डिवाइडेड बाई 426 इंटू 1125, तो इसका आंसर आ गया 264.08 यानी कि 264। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंज कर रहे हैं। चेंज करना भी जरूरी है, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को बोला जाता है शिफ्टिंग, जो कि यहाँ पर क्या हुआ है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब देखो फॉर्मूला क्या बोला है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। देखो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स लेना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या होगा, बेस ईयर का 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनटू किया है, किससे इनटू किया है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये देखो 100 और ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स मतलब ये वाला 447, मतलब हम लोग 2023 का ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स यानी ओल्ड वैल्यू ले रहे हैं, ओरिजिनल यानी कि ओल्ड वैल्यू ले रहे हैं, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, उसी मतलब 2001 2 का हम लोग का जो है ओल्ड वैल्यू से। तो देखो प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर फॉर विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, तो शिफ्ट हम लोग 2001 2 के 2001 2 के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, 2001 2 के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग 2001 2 का जो हम लोग का ओल्ड वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला से ज्यादा तो ऐसे यूनिटरी मेथड से अच्छे से समझ में आता है, और तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 तो आएगा ही, देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग 2001 2 का ओल्ड वैल्यू लेंगे, न्यू वैल्यू लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी वैल्यूज को शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे किया गया है, ये टेबल को एक बार समझा देते हैं, ये वाला लास्ट बोलेंगे। 1980 को बेस माना गया 100, और उसी के हिसाब से ये सारे चेंजेस निकाले गए लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये सारे चेंजेस निकाले गए। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि बेस को शिफ्ट कर देना है 1990 में, जो कि 1980 को बेस माना गया, इन्होंने 1990 में 1990 को बेस मान लिया, यानी इसका वैल्यू 100 मान लिया, ये देखो 100 मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर 1990 100 है तो इसके प्रीवियस वाला ईयर तो इससे कम होना चाहिए, जबकि 131 दिख रहा है, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1991 का ओल्ड वैल्यू है 140, तो न्यू है 100, तो ओल्ड अगर 1 होगा तो न्यू हो जाएगा 100 बाई 140, ठीक है। तो 1989 का अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो 1989 का जो ओल्ड वैल्यू है वो है कितना, 131, तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बाई 140 इंटू 131, ये करने से हम लोग का 93.6 आना चाहिए। चलो देख लो, 100 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 131, 93.5 यानी 57 यानी 93.6, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का शिफ्टिंग। हम लोगों ने क्या किया, इसको बेस मान लिया 100, तो इसके प्रीवियस वैल्यू इससे कम होने चाहिए, तो देखो शिफ्ट करने पे ये सारे कम हो गए, ठीक है, शिफ्ट करने पे ये सारे कम हो गए। अब इसके बाद का जो निकालेंगे वो तो इसके साथ कंपेयर होगा, इसमें कोई चेंजेस, देखो इसमें क्या किया, इसमें भी चेंजेस हुआ। ये 1991 पहले कैलकुलेट किया था 147, ठीक है, तो 140 से 147 ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो इसमें हमें
क्या करना पड़ेगा, इसमें भी सेम यूनिटरी मेथड लगाओ कि पहले जिसका वैल्यू था 140 वो अभी हुआ है 100, तो पहले अगर किसी का वैल्यू हम लोग का 147 था तो वो अभी कितना हो जाएगा, 100 बाई 140 इंटू 147, तो चेक करते कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 147, ठीक है, ये देखो 105 आ गया। तो सेम यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्ट, ये हो गया शिफ्टिंग, ये हो गया मतलब शिफ्ट हो रहा है प्राइस, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग में हम लोग का यहाँ पर एक्चुअली ये वाला है, ये शिफ्टिंग है आगे की तरफ, और ये जो कैलकुलेट किया ना इसे बोला जाता है स्प्लाइसिंग, वो हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस से ही होता है, लेकिन जिस ईयर को बेस मान रहे हैं अगर उसके प्रीवियस ईयर को चेंजेस कर रहे हैं तो इसको बोलोगे, यहाँ पर लिख देते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। और अगर हम लोग इसके बाद का करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। फॉरवर्ड बैकवर्ड में अंतर है, बाकी कंसेप्ट सेम है कि हम लोग वैल्यूज को जो है चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग बोला जाता है इसे। ये देखो शिफ्टिंग का हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो मैथ से, बाकी नॉर्मली बिना फॉर्मूले के भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों चीजों को एक साथ दिया, ये देखो 1990 को बेस माना, उसके बाद जो है कैलकुलेट करता गया, इन्होंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, फिर अचानक से 1996 को 100 मान लिया, मतलब बेस मान लिया, और इसलिए इसको बेस माना बोले, इसके प्रीवियस ईयर देखो इससे ज्यादा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सबको इसके साथ चेंज करवाना पड़ेगा, तो देखो चेंज कर दिया, सबको चेंज करके ये वैल्यू निकाल दिया 1995 को बेस मान के। और इसके बाद वाला भी कैलकुलेटेड है, और इसको देखो इसके बाद वाले जो है जैसे कैलकुलेटेड है वैसा ही दिख रहा है, शायद कैलकुलेट करने से सेम आंसर आ रहा होगा, देखना पड़ेगा क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि इसका कोई ओल्ड वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ ही नहीं था, मतलब 96 के बाद तो टेबल बना हुआ ही नहीं था, जो कि प्रीवियस वाले एग्जाम बना हुआ होता तो हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहले कितना था अभी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया और एक टेबल बना के दिया है, तुम लोग एक एक अपना कैलकुलेट करके देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, प्राइस को स्प्लाइस किया, ये आगे की तरफ जाने को बोला जाता है स्प्लाइसिंग करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग का अगर ये वैल्यू 100 है तो इसके प्रीवियस वैल्यू 100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, तो हमें उसका बेस को चेंज करना पड़ेगा, और इसी चीज को बोला जाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग और शिफ्टिंग बोले तो दोनों ही मैंने बता दिया, ठीक है, शिफ्टिंग में हम लोग चेंज करते हैं नेक्स्ट डेटा को, और स्प्लाइसिंग में प्रीवियस वाले डेटा को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का एक टेस्ट एडिक्वेसी है, वो हमें देखना पड़ेगा, टेस्ट एडिक्वेसी और कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।